Hello students, welcome to the session. Myself Anurag Goyal from Vidya Mandir classes. तो आज के सेशन में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था दैट वाज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एंड होमोजीनियस फॉर्म. तो उस पे बेस्ड एंड जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. y का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो. जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो फॉर्म है dy by dx प्लस अ फंक्शन ऑफ x से px प्लस अ फंक्शन ऑफ x px इंटू y इज इक्वल टू अनदर फंक्शन ऑफ x. तो ये जो फॉर्म लिखी है इसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है dy by dx. इसमें ऊपर y है नीचे x है, मतलब y डिपेंडेंट है x, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x कंसिडर किया जा रहा है. तो तब मैं बोल रहा हूँ इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y. ठीक है. अच्छा, y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो साथ में जो टर्म एडेड है उसमें मल्टीप्लाइड है पावर 1 के साथ, और y के साथ जो मल्टीप्लाइड फंक्शन है उसको हम कंसिडर करें फंक्शन ऑफ x अलोन. मतलब अगर ये फंक्शन ऑफ x है, साइन x है, x स्क्वायर है, जस्ट 2 है, -3 है, -3 साइन x है, तो उस पूरे को हम px कंसिडर कर रहे हैं. मतलब इसमें px में देयर इज नो फर्दर y, फंक्शन ऑफ x अलोन. ठीक है. साथ में मल्टीप्लाइड है y, और राइट हैंड साइड में इक्वल टू की राइट हैंड साइड में देयर इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ x और कांस्टेंट. मतलब कोई y नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ x का फंक्शन. तो such differential equation is called a linear differential equation in y. A linear form, linear differential equation की एक फॉर्म है, linear form. dy by dx plus px into y is equal to qx. तो अगर मैं कहता linear differential equation in x, similarly अगर मैं कहता linear differential equation in x और y is considered as, let's say, independent variable. Linear differential equation in x, y is considered as an independent variable. तो क्या आती है वो dx by dy plus a function of y into x is equal to a function of y. Similarly अगर मैं कहता linear differential equation in t, तो फिर न्यूमरेटर में dt होगा. t will be dependent variable on an independent variable. t किसी इंडिपेंडेंट, लेट्स से t x पे डिपेंडेंट है, t एज अ फंक्शन ऑफ x है, और मैं कह रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन t, x इंडिपेंडेंट है. तो क्या आती dt by dx प्लस अ फंक्शन ऑफ x इंटू t. मतलब जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो यहाँ पे t है, वो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई होना चाहिए पावर 1 के साथ में फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए जो नीचे है, और राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो नीचे x था उसी का फंक्शन. कांस्टेंट होगा चलेगा, कांस्टेंट को आप फंक्शन ऑफ x मान सकते हो पहले. नाउ टू सॉल्व सच इक्वेशन तो हम y वाली करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y. टू सॉल्व सच इक्वेशन वी फाइंड अ फैक्टर कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर शॉर्ट में हम लिख देते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर. नाउ व्हाट इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर? मतलब वो फैक्टर होता क्या है, किसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं? अ फैक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन बाय विच एन एक्सप्रेशन और अ फंक्शन और अ फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करने से डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए. डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होने का क्या मतलब है अभी मैं समझाऊंगा. अ फैक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन बाय विच फैक्टर और अ फंक्शन or an expression multiplication by which differential equation becomes exact.
बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अब यहाँ पे एग्जैक्ट का क्या मतलब है? एग्जैक्ट का मतलब है कि जैसे अगर आपने लिखा हुआ है, लेट मी राइट इट एज sin x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेट्स से cos x इंटू वाई, cos x इंटू वाई। अब ये जो एक्सप्रेशन है sin x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस cos x इंटू वाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू वाई। मतलब अगर आप डेरिवेटिव करते हो साइन एक्स इंटू वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इन दोनों के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट लेट्स से साइन एक्स को आपने रखा, फर्स्ट लेट्स से आपने साइन एक्स को रिटेन किया, साइन एक्स रिटेन किया, डेरिवेटिव किसका हुआ वाई का, तो यू गेट डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स रिटेन किया, डेरिवेटिव किया डी वाई बाई डी एक्स का, तो साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर आपने y को रिटेन किया, मतलब y मल्टीप्लाई किया किससे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स से विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो बन गया cos x। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, जिसको आप डायरेक्टली डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग डायरेक्टली, तो सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एग्जैक्ट, दे आर इन एग्जैक्ट फॉर्म। मतलब अगर ऐसा कोई और एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहता हूँ आपके पास है लेट्स से अनदर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy, तो क्या भी ये भी एग्जैक्ट है? मतलब ये किसका हो जाएगा एग्जैक्ट, डी बाई डी एक्स। आप ये रियलाइज करो मैं क्या कर क्या रहा हूँ, मतलब मैंने एक्स स्क्वायर लिया, साथ में डी बाई डी एक्स ले लिया, फिर अगले वाले स्टेप पे मैंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दिया 2x और y अलग से मल्टीप्लाई कर दिया, जो यहाँ पे डेरिवेटिव हुआ था वो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया फाइनली। तो क्या मैं कह सकता हूँ इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया वाई। अच्छा ये क्या हर बारी ऐसे ही होगा कि y अलग ही रहेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे अगर मैं कहता हूँ लेट्स से एक्स स्क्वायर कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस लेट्स से 2x साइन वाई इज, मतलब अब बताओ क्या ये एग्जैक्ट है? और सोचो थोड़ा, ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसका डेरिवेटिव होगा? क्या मैं लिख सकता हूँ इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन वाई, एक्स स्क्वायर फिर साइन वाई का डेरिवेटिव किया, लेकिन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर साइन वाई रिटेन किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x। तो सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड एग्जैक्ट फॉर्म, दे आर इन एग्जैक्ट फॉर्म फाइनली, कि डेरिवेटिव है डायरेक्टली, एग्जैक्टली डेरिवेटिव है। तो फैक्टर मतलब इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हुआ? इंटीग्रेटिव फैक्टर वो फैक्टर है जिसके मल्टीप्लाई करने से डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, जो ओरिजिनली मतलब मे बी एग्जैक्ट फॉर्म में ना हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब अगर लेट्स से मेरे पास एक्सप्रेशन ही है तो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करूंगा, और अब अगर इक्वेशन है दोनों साइड पे मतलब इक्वालिटी की राइट साइड भी है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus px into y is equal to qx, dy by dx plus px into y is equal to qx. Integrating factor is e to the power integral of px into dx। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर 1 वाली टर्म थी उसके साथ में जो फंक्शन ऑफ x है विद साइन विद न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो px है उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए। जो इंटीग्रेट करने के बाद एक्सप्रेशन आएगा, इंटीग्रेट मतलब जो फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा उसको e की बार में रेज कर दीजिए, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये क्यों कह रहा हूँ आपको भी समझ में आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, अभी जैसे मैंने एग्जैक्ट डिफाइन किया, आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इस फैक्टर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखते हैं क्या आता है। e की पावर इंटीग्रल px dx इंटू डी बाई डी एक्स प्लस px इंटू ई की पावर इंटीग्रल px dx इंटू y इज इक्वल टू qx इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल px dx। आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैंने सारी टर्म में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ई की पावर इंटीग्रल px dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप अगर उसको कैंसिल भी कर दोगे दोनों साइड से तो यू आर बैक टू दैट सेम डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्म में थी, उसी फॉर्म में पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। इसका बेनिफिट देखो,
ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या आप इसको थोड़ा सोचो, क्या आप इसको डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ सम फंक्शन, और वो डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस रहा होगा, जिसमें पहले एक रखा डेरिवेटिव दूसरे का किया, फिर दूसरा रखा डेरिवेटिव पहले का किया, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो यार पहली टर्म को देख के रियलाइज हो रहा है क्या मैं कह सकता हूँ इट इज डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, मतलब पहला फंक्शन हम यही ले लेते हैं एज इट इज, और डेरिवेटिव दूसरे का करते हैं। तो दूसरे का डेरिवेटिव अगर ये आ रहा है तो हैज़ टू बी वाई का डेरिवेटिव रहा होगा। तो चेक करते हैं कि दूसरे पे ये फॉलो हो रहा है, दूसरी टर्म में ई की पर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इंटू वाई। तो पहली टर्म तो जस्टिफाई हो रही है। अगर इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया जाए, इस प्रोडक्ट पे डेरिवेटिव करते वक्त प्रोडक्ट रूल लगाया जाए, तो आपने पहले ये टर्म रखी, डेरिवेटिव वाई का किया, यू गेट दिस टर्म, देन आपने वाई रखा, देखो वाई रखा हुआ है एज इट इज, ई की पर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स का डेरिवेटिव करना है। हमें पता है ई टू दी पावर 2x का जैसे होता है, तो ई की पावर 2x आता है और फिर 2x का भी करते हो आप, यस। तो ई की पावर एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो उस केस में जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो एक बारी तो यही टर्म आ जाएगी, ई टू दी पावर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, और लेटर ऑन फिर आप इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स का भी डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव अंदर वाला फंक्शन हो जाता है, तो वो पी एक्स आ जाएगा। तो जस्टिफाई नहीं हो गया कि ई की बार इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली दोनों टर्म्स आ रही है, और राइट साइड पे आपका चल रहा है क्यू एक्स इंटू योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट में आई एफ लिख दूँ, वही जो हमने एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को आई एफ डिनोट करना शुरू कर दिया, इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिव आई एफ लिखने का मतलब वही है ई की बार इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स, ठीक है। अब बेनिफिट क्या हुआ देखो, इस स्टेप के बाद अब अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी ऑफ ई की पर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। तो लॉजिकली ऑलमोस्ट अब ये जो फॉर्म है ना, ये मतलब वेरिएबल सेपरेबल वाली सिनेरियो ही है। अगर आप देखो कि अगर डी के साथ जो अंदर है टोटल डेरिवेटिव, डी के अंदर जो एक्सप्रेशन है, अगर उसको टी मान लिया जाए तो लॉजिकली यहाँ पे कोई फंक्शन ऑफ टी नहीं है, टी की पर जीरो मान सकते हो। अगर मतलब आप सोचो कि ये टी है, पूरा एक्सप्रेशन कोई फंक्शन है, नया फंक्शन टी है, टी इज अ फंक्शन ऑन एक्स, तो ये टी है तो साथ में टी की पर जीरो है। तो क्या मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ जी। तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल आ जाएगा आपका, जैसे आप कहते हो कि टी की पर जीरो को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, टी के रिस्पेक्ट में, तो टी की पर 1/1 आ जाता है ना, तो ये आ जाएगा आपका एज इट इज जो डी ऑफ समथिंग है, जैसे आपको लर्न है डी एक्स का इंटीग्रल एक्स होता है, तो ये आ जाएगा आपका ई की पर इंटीग्रल पी एक्स इंटू डी एक्स वाई इज इक्वल टू राइट हैंड फंक्शन का इंटीग्रल क्यू एक्स इंटू ई की पर इंटीग्रल पी एक्स डी एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो मैंने स्टेप्स लगाए हैं वो मैंने समझाने के लिए किए हैं, लेकिन आपको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है वो ये करना है कि जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि अगर मेरी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको लीनियर फॉर्म से सॉल्व करना है, तो पहला स्टेप हैज टू बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहला आप ये निकालोगे, और सेकंड स्टेप विल बी योर दिस सॉल्यूशन। सीधा इस स्टेप पे आओगे, बीच वाले स्टेप्स नहीं दिखाओगे, ये समझाने के लिए था, तो आप क्यों, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या आ गया? सॉल्यूशन आ जाएगा आपका योर डिपेंडेंट वेरिएबल y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जो राइट साइड वाला फंक्शन था qx, उसको मल्टीप्लाई करोगे आप इंटीग्रेटिव फैक्टर से, जो लेफ्ट में भी कर रहे हो आप, और फिर से एक बार इंटीग्रल परफॉर्म करोगे, इंटीग्रेट करोगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। और पहला स्टेप आपका हो गया ये, फाइंडिंग एन इंटीग्रेटिव फैक्टर फॉर अ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पहला स्टेप, बात समझ में, ठीक है ना। तो अगर यही एग्जैक्टली सेम सिनेरियो बाय चांस x में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती लीनियर, इफ इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, अगर ये x में होती तो वो फॉर्म होती ऐसी कुछ, dx by dy प्लस अ फंक्शन ऑफ y इंटू x इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ y। तो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो में, बस बेसिकली वेरिएबल्स एक्सचेंज हो गए, x को मैंने y कर दिया, y को x कर दिया, मतलब डिपेंडेंट मेरा वेरिएबल x है, x इज अ फंक्शन ऑफ y। तो इस सिनेरियो में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर एक्सपोनेंशियल e, मतलब जो यूलर्स नंबर होता है e टू द पावर इंटीग्रल
पी वाई डी वाई, बिल्कुल सिमिलर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई की फॉर्म में जो थी. सॉल्यूशन, ये पहला स्टेप. सेकंड स्टेप, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन किया आपने पहले स्टेप के अंदर, वो जो एक्सप्रेशन निकाला है उसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट साइड पे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन था आपका क्यू वाई, दैट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक साइड पे लगा दोगे, लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे, इसी स्टेप पे जब आप सॉल्यूशन लिखने जा रहे हो फाइनली. तो जनरली हम राइट साइड पे लगा देते हैं प्लस सी फाइनली, एंड उसको राइट साइड को फर्दर इंटीग्रेट करके यू गेट दी फाइनल सॉल्यूशन. चाहे इसी फॉर्म में छोड़ दोगे, या चांसेस ये हैं कि बाई चांस इंटीग्रेटिव फैक्टर लेफ्ट साइड का रिमूव करना है, एक्स एज अ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ वाई बनाना है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, एक्स एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा आपका. ठीक है ना. तब वो ध्यान रखना कि सी से भी डिवाइड होगा इंटीग्रेटिव फैक्टर. उस केस में जो सी था राइट साइड पे प्लस सी, वो सी से भी इंटीग्रेटिव फैक्टर डिवाइड होगा ओवरऑल. अच्छा, दूसरा एक और चीज जानने वाली चीज ये है कि बाय चांस अगर आपके पास ई की पावर में जो आप इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने के लिए फंक्शन पी को इंटीग्रेट कर रहे हो ई की पावर में, तो अगर वो ई की पावर में फंक्शन लॉगरिथम आ रहा है, लॉग में आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. इट्स लाइक कि अगर बाय चांस आपका फंक्शन ई की पावर में इंटीग्रल 1/x dx आ रहा है, 1/x dx, तो आप लिख सकते हो इसको ई की पावर में ln x इंटीग्रेट कर दिया, ln x या ln mod x. ठीक है ना. तो फाइनली हमें एक रूल पता है कि अगर बेस की b की पावर में log सेम बेस का कोई फंक्शन है, तो वी कंसीडर इट एज फंक्शन x. ऑब्वियसली एज्यूमिंग कि fx पॉजिटिव है, fx अगर पॉजिटिव है तो वी कंसीडर इट एज fx, तो ये आ जाएगा आपका x. सिमिलरली e की पावर में अगर बाई चांस होता है इंटीग्रल 10x, तो e की पावर में व्हाट इज इंटीग्रल 10x भाई? What is integral 10x? It is sin x because it is minus ln cos x or ln secant x, ln of secant x. तो आपको हो जाएगा इंटीग्रल secant x. तो हम इंटीग्रेटिव वेक्टर secant x को कंसीडर करेंगे. क्लियर? तो अब एक और फॉर्म करते हैं, फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे. एक और फॉर्म कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन. So this particular differential equation is considered to be reducible to linear. This can be considered as reducible to linear differential equation. This can be considered as reducible to linear differential equation. मतलब जो linear नहीं होगी but can be reduced to linear differential equation. तो ये particular form इस form में लिख रहे हैं हम, dy by dx plus a function of x इंटू वाई. तो लीनियर एंड वाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाई एग्जैक्टली इसी फॉर्म में थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स अब अनदर फंक्शन ऑफ एक्स. तो अगर मैं यहीं पे छोड़ दूँ तो ये लीनियर ही है, रिड्यूस क्यों करूँगा, ये लीनियर फॉर्म है. लेकिन राइट हैंड साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स के साथ एक वाई की कोई पावर भी मल्टीप्लाइड है. तो ऑब्जर्व करने वाली बात बस ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे वाई की पावर 1 है और राइट हैंड साइड पे वाई की पावर कोई और n है, वाई स्क्वायर वाई क्यूब. यहाँ पे 1 होना जरूरी है, ये कोई भी हो सकती है, मतलब y की पावर 1 और राइट साइड पे y की पावर 2, y की पावर 3, y की पावर -1, y की पावर 4, y की पावर 3/2, रैशनल, नेगेटिव, कुछ भी, कोई भी y की पावर है राइट साइड पे, यहाँ पे 1 है. ठीक है ना. तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम कह रहे हैं इट इज इन बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, और इट कैन बी रिड्यूस्ड इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म. मतलब रिड्यूसिबल टू लीनियर का मतलब ये है कि कुछ ऑपरेशन करके आप इसको जो लीनियर फॉर्म थी उसमें कन्वर्ट कर लोगे, रिड्यूस कर दोगे फाइनली. ठीक है ना. तो उसके लिए हम क्या स्टेप ले रहे हैं, जो राइट साइड पे y की पावर n है, जो राइट साइड पे y की पावर n है, इससे डिवाइड कर दो. डिवाइड बाय y टू द पावर n बोथ साइड्स. डिवाइड बाय y टू द पावर n बोथ साइड्स. तो आपको मिलेगा y टू द पावर -n dy by dx प्लस फंक्शन ऑफ x इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अलोन, फंक्शन ऑफ x अलोन. ठीक है. तो अब राइट साइड पे तो फंक्शन ऑफ x अलोन आ गया. लीनियर में यही चीज होता है, अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x y है, x इंडिपेंडेंट है, तो राइट साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए अलोन, तो x का फंक्शन आ गया. बट लेफ्ट साइड थोड़ा डिस्टर्ब हो गई,
यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है उसकी जगह हम नया डिपेंडेंट वेरिएबल लाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो भी फंक्शन x होगा, लेट्स से t। तो रिप्लेसमेंट करो y टू द पावर 1 माइनस n को t डाल देते हैं। ये जो px के साथ फंक्शन है इसको रिप्लेस कर दो किसी नए वेरिएबल t से। t इज ऑल्सो कंसिडर टू बी अ फंक्शन ऑफ x, t इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x फाइनली, ठीक है। और इसको डिफरेंशिएट करो, ये जो सब्स्टिट्यूशन किया आपको इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n y टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 दैट इज माइनस n इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx, इज इक्वल टू dt बाई dx। समझ में आ गया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे परफॉर्मेंस करनी थी d बाई dx और राइट साइड पे भी, तो राइट साइड वाला तो आपका dt बाई dx बन गया, दोनों साइड का d बाई dx कर रहा था। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव करते वक्त मैंने ये देखा कि ऑलरेडी वो फंक्शन y का है, तो पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया, चेन रूल, पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया, वो आ गया नॉर्मल पावर डेरिवेटिव वाले से, भाई 1 माइनस n फ्रंट में आ गया, पावर एक कम हो गई, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इवेंचुअली वो x के रिस्पेक्ट में हो गया डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये क्लियर है स्टेप। अब देखो क्या मैं इस y टू द पावर माइनस n इंटू डी बाई डी एक्स को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, 1 अपॉन 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी एक्स से। तो जो मेरी इक्वेशन चल रही थी, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ये जो चल रही है फॉर्म, इसको क्या लिख लूंगा, 1 बाय 1 माइनस n इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू एक्स, इज इक्वल टू क्यू एक्स। ध्यान से देखो यही बन गया ना, मतलब मैंने इसकी जगह रिप्लेस कर दिया इस डी टी बाई डी एक्स को 1 माइनस एन से डिवाइड करके, और यहाँ रिप्लेस कर दिया 1 बाय 1 माइनस एन इंटू डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स, और ये आपका रिप्लेस हो गया टी से, इज इक्वल टू क्यू एक्स। अब ये जो 1 अपॉन 1 माइनस एन लेफ्ट में एक्स्ट्रा आ गया है, ये कांस्टेंट है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, तो आपका क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन इंटू पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू एक्स। इज दैट क्लियर? 1 माइनस एन इंटू पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू क्यू एक्स। तो अब यार ध्यान से देखो, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी नहीं हो गई, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिपेंडेंट फंक्शन टी पे बेस्ड। फाइनली डी टी बाई डी एक्स है, एक टर्म है जिसमें टी इन्वॉल्व है, सिंगल टी, डिपेंडेंट वेरिएबल टी, साथ में जो फंक्शन है वो एक्स का फंक्शन है, मतलब इंक्लूडिंग 1 माइनस एन, तो वो फंक्शन एक्स। तो अगर इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला जाए, अब कैसे सॉल्व करोगे, आगे प्रोसीड कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, ई की पावर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके साथ में जो फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट करते हैं हम, तो अलॉन्ग विद दैट कांस्टेंट 1 माइनस एन, तो 1 माइनस एन तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल रह जाएगा खाली पी एक्स टी एक्स का, बस चेंज ओवर ये हुआ, जो ओरिजिनली पी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे थे वो अब एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, कांस्टेंट फैक्टर 1 माइनस एन का फाइनली। ठीक है, ये सॉल्व करके एक फंक्शन निकाल लेंगे, एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, और उसके बाद सीधा सॉल्यूशन वाले स्टेप पे चले जाएंगे। सॉल्यूशन वाला स्टेप क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल टी, डिपेंडेंट वेरिएबल अभी टी चल रहा है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप पहले स्टेप में ऑब्टेन करोगे, इज इक्वल टू इंटीग्रल राइट हैंड साइड वाला फंक्शन दैट इज उसमें 1 माइनस एन भी है, उससे चाहे बाहर कर दो आप, इंटू क्यू एक्स इंटू योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लेटर ऑन फिर हम इस t को किससे रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको फाइनली सिंप्लीफाई करके इस t को रिप्लेस कर देंगे y टू द पावर 1 माइनस n से, इसको हम रिप्लेस कर देंगे, t को आप रिप्लेस कर दोगे y टू द पावर 1 माइनस n से। तो आई होप ये क्लियर होगा। अभी एग्जांपल्स करेंगे इस पे बेस्ड, और इसी की जैसी एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, अगर आपकी इक्वेशन में मतलब लुक का लाइक लीनियर हो, बट थोड़ा सा एक और फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर, अनदर फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर, अनदर जनरल फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल टू लीनियर, it is in this form dy by dx plus a function of x into a function of y, but over here dy by dx के साथ भी एक फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड है f dash y is equal to qx। तो यार अब तो समझ में आ रहा है कि ये ऑलमोस्ट जो हमारी बर्नौलीज फॉर्म थी, बर्नौलीज फॉर्म इसकी कॉर्नरी थी, तो बर्नौलीज फॉर्म के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे y था, राइट हैंड साइड पे y की कोई पावर थी, तो हमने उस y की पावर को डिवाइड कर दिया था। तो आपने एक चीज रियलाइज की थी, तो जो px के साथ मल्टीप्लाइड था वो आ गया था y की पावर 1 माइनस एन,
और डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई आ गया था आपका वाई की पावर माइनस एन। तो जो वाई की पावर वन माइनस एन था वो फंक्शन ऑफ वाई था कोई, उसको जब डिफरेंशिएट कर रहे था वो वाई की पावर माइनस एन आ रहा था विद सम कांस्टेंट, जो कांस्टेंट हमेशा एडजस्ट हो जाता है, चाहे कॉन्टेक्स्ट इंटीग्रेशन का हो चाहे डेरिवेटिव का हो। तो अब यार मैंने डायरेक्टली वो ना देके वाई की पावर एन वगैरह, मैंने जनरल कह दिया कि देयर इज अ फंक्शन ऑफ वाई पी एक्स से जो मल्टीप्लाइड है और उसी का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड है, डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाइड है। तो अब आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरे को क्या सब्स्टिट्यूशन करना है लीनियर में बनाने के लिए। इस फंक्शन ऑफ वाई को आप टी डाल दो और डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश वाई में मैंने पहले वाई के रिस्पेक्ट में किया, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो इवेंचुअली डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी डी टी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, विच इज क्लियरली अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। क्लियर है? तो अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो उसको, क्या कह रहा है। तो इट इज सेइंग वाई एक्स, वाई ब्रैकेट में एक्स लिखने का मतलब होता है कि वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स है। आप खाली वाई भी लिख रहे हो तो, और कहीं भी लिखा कि वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो वाई एक्स सेटिस्फाइज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार मैं फिर से कॉपी करता हूँ। तो इट इज डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश लिख दिया मतलब डी वाई बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स इंटू वाई, वाई इंटू टेन एक्स या टेन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टू एक्स इंटू सीकेंट एक्स, 2x इंटू सीकेंट एक्स। और एक और चीज दिखी हुई है साइड में, वो निकालनी है। वी नीड टू फाइंड y0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y0। ओके, दिस इज समथिंग मिसिंग ओवर हियर कि y0 की कोई वैल्यू होगी, y0 की कोई वैल्यू होगी और हमें ऑप्शन जज करनी है। तो फॉर टाइमिंग लेट मी टेक y0 एज सम a, लेटर ऑन आई विल डिफाइन सम a, मतलब मैं कुछ a की वैल्यू डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि जो फॉर्म दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फॉर्म दी हुई है वो क्लियरली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। आई होप अभी जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी थोड़ी सी, उससे आपको रियलाइज हो गया होगा कि इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई, LDE, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप रियलाइज करो, इसमें पहले तो देखो px क्या है। क्या मैं कह दूं, px होता था जो लीनियर इन y बोल रहे हो, y यहाँ पे एक बार है, उसके साथ में जो फंक्शन होता था वो पूरा px होता था। तो माइनस 10x आपका px है और 2x इंटू सीकेंट एक्स, 2x इंटू सीकेंट एक्स आपका हो गया qx। ये px है और ये qx है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप, यू जस्ट नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस 10x dx। और एक चीज नोट करने वाली है, माइनस लिख रहा हूँ माइनस 10x, डोंट से कि e की पावर में खाली इंटीग्रेट 10x कर रहे हो। माइनस 2 10x होता तो माइनस 2 10x देता, मतलब विद साइन। अगर y के साथ जो मल्टीप्लाइड फ्रैक्शन है उसमें साइन भी है, प्लस या माइनस, तो मैं वही लूंगा, वही साइन। और कॉन्स्टेंट भी है तो वो कॉन्स्टेंट भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो e की पावर में इंटीग्रल आ गया माइनस 10x dx। तो बोलो भाई क्या आएगा इंटीग्रल, इट विल बी e टू द पावर, आई थिंक माइनस, इट विल बी e टू द पावर नेचुरल log x, log cos x, नेचुरल log ऑफ cos x, log बेस e में है, ये सुनो। मतलब इंटीग्रल 10x कितना होता है, माइनस log cos x होता है या log secant x होता है। तो अगर मैं माइनस log cos x की तरह से ट्रीट करूं तो माइनस ऑफ माइनस बन गया प्लस, तो e टू द पावर log cos x टू बेस e। तो क्या मैं बोल दूं सिंपली cos x आ गया अकॉर्डिंग टू अवर एक्सपोनेंट बेस की b, मतलब बेस b की पावर में अगर log बेस b में ही है तो वो फंक्शन वही आ जाता है। तो cos x आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल y मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिव फैक्टर जो आपने ऑब्टेन किया cos x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड वाला फंक्शन दैट इज 2x इंटू सीकेंट x qx इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर। इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना आया था, cos x dx प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी स्टेप पे चाहे राइट में लगाओ चाहे लेफ्ट में लगाओ फाइनली, ठीक है। तो राइट साइड पे आपका सीकेंट x और cos x का प्रोडक्ट 1 हो गया, तो सिंपली 2x रह गया। 2x का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर प्लस c।
तो इट कम्स आउट टू बी y इंटू कॉस एक्स, y इंटू कॉस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी. तो लेट मी टेक दैट a as 0. Let me take that a as 0, that is y0 is given as 0. y0 is 0, hence obtain the options, hence obtain the option. So what does that mean? y0 is 0, जैसे हमने पहले भी देखा था, y0 0 का मतलब क्या है कि एक बाउंड्री वैल्यू दी हुई है कि मतलब जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 आएगी, मतलब y at 0 is 0. फाइनली ओरिजिन से पास कर रहा है काम, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है. तो अब जरा दोनों तरफ x को 0 और y को 0 डाल दो. x की जगह जहाँ पे x है उसकी जगह 0 एंड कॉरस्पॉन्डिंग y की जगह 0. तो आप रियलाइज करोगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ जाएगा क्योंकि 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 1 होता है. तो 0 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस सी. तो क्या आपको रियलाइज हो गया कि सी 0 आ रहा है, सी 0 आ रहा है. हाँ, अगर y 0 कुछ और होता, 1 होता, 2 होता तो हमारा सी की कोई और वैल्यू आ जाती फाइनली. ठीक है ना. तो मेरे को मतलब सी 0 है यहाँ पे एज सच. तो आपका y क्या आ गया, y एज अ फंक्शन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स और यू में से एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स. ये आ गया इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन विच इज पासिंग थ्रू 0,0. ठीक है ना. तो लेकिन अब ऑप्शन जज करने की कौन सी है एक एक करके. तो उसने दो तो फंक्शन वैल्यू निकाल रखी है ए और सी में, और दो जगह पे डेरिवेटिव वैल्यू निकाल रखी है, दो जगह पे डेरिवेटिव वैल्यू निकाल रखी है. तो फंक्शन वैल्यू निकालो भाई. व्हाट इज y पाई बाय 4, व्हाट इज y पाई बाय 4 एंड व्हाट इज y पाई बाय 3. आई थिंक पाई बाय 4 और पाई बाय 3 पे वैल्यू निकालनी है. तो पाई बाय 4 पे कितनी आएगी, x को पाई बाय 4 रिप्लेस करो, पाई बाय 4 का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू सीकेंट पाई बाय 4. तो पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू व्हाट इज सीकेंट पाई बाय 4, cos 45 आपको लर्न है 1/√2 होता है, सीकेंट 45 उसका रेसिप्रोकल होता है तो इट इज √2. तो एक ऑप्शन ये आ रही है पाई स्क्वायर इंटू √2/16. क्या ये दी हुई है, पाई स्क्वायर इंटू √2/16 को थोड़ा और अगर हम रैशनलाइज कर दें, √2 से ऊपर जो मल्टीप्लाई कर दो तो √2 का 2 आ जाएगा, नीचे 16 √2 आ जाएगा, 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा. तो पाई स्क्वायर बाय 8√2 ही दी हुई है शायद ऑप्शन दे, देखो ध्यान से. बहुत सिंपल है, मतलब आपने सीधा लीनियर सॉल्व करी, 2012 का जेई का क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है फाइनली. बात समझ आई. तो y पाई बाय 4 आ गया. सिमिलरली आप एक बार पाई बाय 3 पे चेक करो, पाई बाय 3 पे आंसर आएगा भाई पाई बाय 3 का स्क्वायर, x की जगह पाई बाय 3 डाल दिया, इनटू में सीकेंट पाई बाय 3, तो ये आ रहा है पाई स्क्वायर बाय 9 इंटू सीकेंट पाई बाय 3. सीकेंट पाई बाय 3 मतलब सीकेंट 60. कॉस 60 आपको लर्न है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है हाफ. तो सीकेंट 60 कितना हो जाएगा 2. तो 2 पाई स्क्वायर बाय 9 आ रहा है, 2 पाई स्क्वायर बाय 9 आ रहा है. आई थिंक ये नहीं दिएगा, ये कुछ और दिया हुआ था शायद. हाँ, ये पाई स्क्वायर बाय 9 दिया हुआ था देखो. तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गई. अब रह गया दो और, y डैश पाई बाय 4 एंड y डैश पाई बाय 3. तो y डैश पाई बाय 4 या y डैश पाई बाय 3 के लिए एक तरीका तो ये है कि हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव दिया हुआ था, हाँ उसी का यूज कर लेते हैं यार, फ्रेश निकालने के बजाय इसी का यूज कर लेते हैं. मतलब डेरिवेटिव वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx ऑलरेडी निकाल रखा था फाइनली, इसी का यूज कर लो, नहीं तो फिर फ्रेश निकाल लो, मतलब फ्रेश भी निकाल सकते हो आप. तो फ्रेश निकाल लेते चलो. मतलब अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें dy/dx, जो y डैश x आएगा, ये कितना आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर का कर देते हैं 2x इंटू सीकेंड एक्स प्लस फिर एक्स स्क्वायर को रिटेन करते हैं और सीकेंड एक्स का कर देते हैं, वो कितना आ जाएगा सीकेंड एक्स इंटू 10x. बिल्कुल सिंपल सा. तो व्हाट इज y डैश, किस पे निकालना था भाई, y डैश एट आई थिंक पाई बाय 4 एंड पाई बाय 3. हाँ सेम, पाई बाय 4 और पाई बाय 3 पे निकालना है. तो व्हाट इज y डैश एट पाई बाय 4, y डैश एट पाई बाय 4 इज 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू सीकेंड पाई बाय 4 दैट इज √2 प्लस पाई बाय 4 का स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू सीकेंड पाई बाय 4 दैट इज √2 tan पाई बाय 4 दैट इज 1. तो ये आ रहा है पाई बाय √2. देखो ध्यान से, मैंने 4 को 2 से कैंसिल करके नीचे 2 छोड़ दिया, फिर √2 से √2 को कैंसिल करके नीचे √2 छोड़ दिया, और साथ में टर्म आ रही है पाई स्क्वायर बाय 16 इंटू √2. क्या ये ऑप्शन थी y डैश पाई बाय 4 वाली, ये तो रिजेक्ट हो गई, ये तो नहीं है कि इट इज सिंपली पाई स्क्वायर बाय 18, ये तो नहीं आ रहा, कुछ और ही आ रहा है. ठीक है, एक y डैश पाई बाय 3, तो y डैश पाई बाय 3 कितना आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 3 इंटू सीकेंड पाई बाय 3 दैट इज 2, फिर पाई स्क्वायर बाय 9 सीकेंड पाई बाय 3 दैट इज 2 tan पाई बाय 3 दैट इज √3. तो यार है 4 पाई बाय 3
प्लस 2π² और नीचे अगर हम कैंसिल कर दें √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 3√3, 4π/3 प्लस 2π² 4π/3 प्लस 2π² दैट इज ऑप्शन डी। बात में सिर्फ कैलकुलेशन आपकी लेटर स्टेज पे ये दो मतलब ये जो वैल्यूज निकालनी थी पर्टिकुलरली π/3 पे या डैश डेरिवेटिव एट π/3 ये टाइम लग रहा है, अदरवाइज डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आराम से सॉल्व हो गई थी पहले तो 2-3 स्टेप में ही। फाइनली सॉल्यूशन आ गया था आपका x² secant x। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज फ्रॉम 2015 एडवांस। अब ये कह रहा है yx बी अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस e⁻x इंटू y डैश मतलब dy/dx प्लस y इंटू e⁻x इज इक्वल टू 1 और बाउंड्री वैल्यू मेंशन्ड है y0 इज 2, ठीक है ना। बाकी हम ऑब्टेन कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे जाते हैं। तो जैसे ही आपको रियलाइज हुआ कि ये क्या एग्जैक्ट है, मतलब अभी एग्जैक्ट वाली फॉर्म में ले आते हैं, अभी तो नहीं है दिख रही। अगर आप देखो कि dy/dx y डैश को लिख लिया मैंने और साथ में मल्टीप्लाई जो 1 प्लस e⁻x उससे डिवाइड कर दिया, तो ऐसे आ जाएगा e⁻x बाय 1 प्लस e⁻x इंटू y इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस e⁻x, y एट 0 इज 2 कर सकता हूँ ना, मैंने 1 प्लस e⁻x से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ फाइनली, ठीक है। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्या ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई? हाँ जी सर बिल्कुल आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो साथ में y के साथ मल्टीप्लाइड है ये क्या बन गया, ये आपका px की तरह से ट्रीट हो गया, ये qx हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप इज फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंडिंग अ फंक्शन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e की पावर इंटीग्रल में क्या आ जाएगा px e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx, ठीक है। अब आपको इनडेफिनेट बिल्कुल अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फटाफट निकाल पाओगे। तो देखो ध्यान से 1 प्लस e⁻x जो डिनोमिनेटर में है एग्जैक्टली उसका डेरिवेटिव है न्यूमरेटर में, क्योंकि 1 प्लस e⁻x 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, e⁻x का e⁻x होता है, तो 1 प्लस e⁻x का डेरिवेटिव ऊपर है। तो अगर मैं 1 प्लस e⁻x को t डाल दूंगा, इफ आई लेट 1 प्लस e⁻x एज t, तो e⁻x dx मिला के dt बनने वाला है, तो इंटीग्रेशन रहने वाला है सिंपली dt अपॉन t का, और dt अपॉन t का हमें इंटीग्रल पता है log t, नेचुरल log t है ना। तो क्या आ जाएगा e⁻ नेचुरल log ऑफ 1 प्लस e⁻x, हेंस यू गेट फंक्शन एज 1 प्लस e⁻x, ठीक। इंटीग्रेटिव फैक्टर का काम खत्म, निकल गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल y जो भी है यहाँ पे डिपेंडेंट, यहाँ पे y है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू राइट हैंड वाला फंक्शन, राइट साइड वाला फंक्शन, वो क्या है यहाँ पे राइट साइड वाला फंक्शन 1 अपॉन 1 प्लस e⁻x, 1 अपॉन 1 प्लस e⁻x ही qx था, इनटू इंटीग्रेटिव फैक्टर वो भी बाई चांस 1 प्लस e⁻x ही आ रहा है dx प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दैट सिंप्लीफाइज टू, आप देखो 1 प्लस e⁻x तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, खाली dx रह जाएगा यार। तो dx का इंटीग्रल कितना होता है x प्लस c, तो y इंटू 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू x प्लस c। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया, जनरल सोल्यूशन। बट जनरल सोल्यूशन के साथ अगर बाई चांस एक बाउंड्री वैल्यू दे रखी है तो उससे पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है, c की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे शायद दे रखी थी पर्टिकुलर बाउंड्री वैल्यू, इनिशियल वैल्यू y0 इज 2, मतलब जब x की वैल्यू 0 डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y 2 डालोगे, तो मतलब जब आप x को 0 डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y 2 डालोगे। तो ये रिप्लेस करो, देखो c क्या आ रहा है, y की जगह आपने 2 डाला, 1 प्लस e⁻ में 0 डाला, इज इक्वल टू 0 में c ऐड किया, तो आपको कितना दिख रहा है, e⁻ 0 1 होता है, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 4, तो c की वैल्यू कम्स आउट टू बी 4। हेंस वी गेट पर्टिकुलर सोल्यूशन एज y इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन 1 प्लस e⁻x। तो ये जो रिसेंट ईयर वाले जैसे ये वाला क्वेश्चन या पिछला वाला क्वेश्चन, इसमें डायरेक्टली मतलब हमारे को फाइनल सॉल्यूशन में फंक्शन नहीं निकालना था, फंक्शन पे बेस्ड एक फर्दर क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो जेईई में ऐसे क्वेश्चन रेगुलरली आ रहे हैं जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके, चाहे वो जनरल सॉल्यूशन चाहे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के फाइनली खाली ऑप्शन में या तो सॉल्यूशन दे दे, बट सॉल्यूशन डायरेक्टली ना देके उस फंक्शन पे बेस्ड उसकी कोई प्रॉपर्टी पूछी हुई है कि फंक्शन की किसी वैल्यू पे पूछी हुई है, या फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी हुई है, या उस फंक्शन को इंटीग्रेट कराया हुआ है फाइनली। तो अब देखो इस फंक्शन को, जो हमारा फंक्शन निकल के आया, ये दिख रहा है साफ साफ, ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल का मिक्स्ड फंक्शन है, मे बी कॉल्ड एज ट्रांसेंडेंटल फंक्शन।
मतलब एक मिक्स फंक्शन आ गया। तो उस पर बेस्ड उसने एक ऑप्शन बनाई हुई है। एक तो पूछ रहा है कि क्या y-4 जीरो है कि y-2 जीरो है, मतलब तो देखो यहाँ पे आप कह सकते हो कि y-4 क्लियरली जीरो है, मतलब x की जगह -4 डालो, x की जगह -4 डालो, ऊपर जीरो आ जाएगा, नीचे वन प्लस e की पावर -4 आ जाएगा, तो जीरो आ गया ना y-4। व्हाट अबाउट y-2? y-2 आपका आ रहा है 4 - 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -2, इट इज डेफिनेटली नॉट जीरो। 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर -2, तो मतलब एक ऑप्शन आ गई y-4 इज जीरो और एक रिजेक्ट हो गई। तुम्हारा एक आंसर ये आ गया बट ये रिजेक्ट हो गया, y-2 कैन नॉट बी जीरो। फर्दर अगला है yx, जो हमारा फंक्शन ऑफ x आया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन हैज अ क्रिटिकल पॉइंट इन दिस इंटरवल, हैज नो क्रिटिकल पॉइंट इन दिस इंटरवल। तो मतलब C एंड D तो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस है, एक कह रहा है क्रिटिकल पॉइंट, एक कह रहा नहीं है, तो इनमें से एक आंसर होगा, मतलब चांसेस है एक आंसर होगा, एक रिजेक्ट हो जाएगा फाइनली। तो या तो होगा क्रिटिकल पॉइंट या नहीं होगा, -1 से 0 में फाइनली। -1 से 0 डोमेन तो है ही, डोमेन तो R ही है इसका। अगर आप इसका डोमेन की बात करो, इसका डोमेन है R, यस और नो? भाई डोमेन क्या होता था, वो वैल्यूज ऑफ x जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड हो, मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर विच दैट फंक्शन इज डिफाइंड। तो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी x इन R, मतलब x की कोई भी रियल वैल्यू डालोगे नीचे कभी जीरो होना नहीं है, स्क्वायर रूट है नहीं, लोगरिथम है नहीं, इनवर्स फंक्शन है नहीं कोई, तो इट इज मिक्स्ड ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक फंक्शन। तो इट इज डोमेन इज R, कंटिन्यूअस इन R, ये सब बोल सकते हो आप, ठीक है ना? ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ये चेक करना है हमें। -1 से 0 ही था ना, एक बार 12 कंफर्म कर ले, -1 से 0 ही था, तो -1 से 0 में हमें चेक करना है कि इसका कोई क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। तो व्हाट इज सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट? सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे फंक्शन, मतलब वो पॉइंट जो कि डोमेन में हो फंक्शन के, और उन वो पॉइंट जहां पे या तो डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, या तो डेरिवेटिव 0 हो रहा हो, या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स फाइनली, ठीक है ना? तो डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा यार थोड़ा, तो dy/dx निकालो। तो dy/dx आ रहा है आपका 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 4 इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। क्वोशंट रूल लगाया है क्लियरली, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है? अब जरा बताओ भाई, ये जो फाइनली डेरिवेटिव आया है क्लियरली दिख रहा है, नॉट डिफाइंड का तो सीन नहीं बन रहा, नॉन मतलब ऐसा तो पॉइंट नहीं एग्जिस्ट कर रहे जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो सब जगह ही कर रहा है। क्या इसका कोई रूट -1 और 0 के बीच में है? क्या इसका कोई रूट -1 और 0 के बीच में है? प्रॉब्लम ये है कि वो रूट निकालना नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि -1 से 0 के बीच में रूट है कि नहीं, रूट है कि नहीं। अच्छा मुझे पता है डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे भी पॉजिटिव फंक्शन है, हटा सकते हो उसको। तो मेरे को रूट किसके चेक करने हैं? मुझे रूट चेक करने हैं 1 प्लस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स प्लस 4 इंटू ई टू द पावर एक्स के रूट चेक करना है। तो थोड़ी देर के लिए इसको अगर आप मान लो कि लेट्स से ये कुछ फंक्शन gx है, gx है, तो क्या ये gx फंक्शन -1 से 0 में कॉन्टिन्यूस होगा? बिल्कुल होगा भाई, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, पॉलिनोमियल इन्वॉल्व है, तो इट इज डेफिनेटली अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन -1 to 0, इट इज डेफिनेटली अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन R भी है तो -1 से 0 भी है, इट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन R पहले, ठीक है? तो अब जरा वो चेक करो, व्हाट इज g ऑफ -1, व्हाट इज g ऑफ -1? तो g ऑफ -1 आएगा, इट विल बी 1 प्लस e टू द पावर -1 माइनस 3, 4 - 1 3 e टू द पावर -1, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1 माइनस 2 बाय e। देखो ध्यान से, 1 माइनस 2 e की पावर -1, तो e की पावर -1 को मैंने y लिख लिया, तो 1 माइनस 2 बाई e, एंड दैट विल बी e माइनस 2 बाई e, एलसीएम ले लिया e माइनस 2 बाई e। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव होगा? क्या मैं कह सकता हूँ ये पॉजिटिव होगा? क्योंकि e की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 2.71 अप्रॉक्सीमेटली, 2.71, तो 2.71 माइनस 2 पॉजिटिव हो जाएगा बाई e, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यस और नो? तो वी गेट g of -1 is a positive quantity. Similarly, get g of 0, endpoint 0. तो g of 0 पे कितना आ रहा है आपका? g of 0 आ रहा है आपका 1 प्लस 1 e की पावर 0 1 हो गया माइनस 4 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 1 -4, तो 2 - 4 दैट इज कमिंग आउट टू बी -2,
-2। इसका मतलब ये है कि फंक्शन अगर g की बात करें, फंक्शन gx की बात करें, तो वो -1 पे तो एक नेगेटिव वैल्यू अचीव कर रहा है, -1 पे, ठीक है। और 1 पे मतलब -1 पे वैल्यू कितनी अचीव करी इसने, e-2/2, सॉरी पॉजिटिव, -1 पे पॉजिटिव वैल्यू अचीव कर रहा है, e-2/2 पॉजिटिव वैल्यू। और 0 पे -2 अचीव कर रहा है, -2, -1 पे यहाँ पे है, -1 पे यहाँ पे है, 0 पे -2 पे है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस स्मूथ डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो वो -1 से 0 में एटलीस्ट एक बार कट करके तो जाएगा, एक बार, एटलीस्ट एक बार। मैं और नहीं बोल, ज़्यादा हम और डिटेल में नहीं जा रहे फर्दर, कि कम से कम एक बार तो कट करेगा ही ना, ठीक है। और वो जहाँ पे कट करेगा जो अल्फा होगा, ये फंक्शन जहाँ पे कट करेगा वो जो अल्फा होगा उस पर क्या मैं कह दूँ, g अल्फा 0 होगा, g अल्फा 0 होगा। और अगर g अल्फा 0 हो रहा है तो g एक्स मैंने बनाया था न्यूमरेटर वाला फंक्शन, मतलब ये जो डेरिवेटिव में न्यूमरेटर था वो, तो अल्फा पे आपका d/dx 0 हो जाएगा। और अल्फा लाई कहाँ पे कर रहा है, -1 से 0 में, तो वी गेट अ क्रिटिकल पॉइंट, एटलीस्ट वन क्रिटिकल पॉइंट इन -1 to 0, we get at least one critical point in -1 to 0, and that satisfies your option C, has a critical point in -1 to 0। मतलब हैज़ का मतलब ये नहीं होता कि एक ही है, तो एक मतलब एक है कम से कम, हैज़ अ क्रिटिकल पॉइंट इन -1 to 0, दैट सेटिस्फाइज योर ऑप्शन सी। अब खुद सोचिएगा कि अगर मेरे को ये कंफर्म करना है कि एक ही है कि दो है, एक ही है कि दो है कि तीन है, मतलब हमें ये तो पता चल गया कि कम से कम एक है, तो थोड़ा सोचो कैसे करोगे कि अगर ये कंफर्म करना है कि एग्जैक्टली एक है कि दो है फाइनली, तो मुझे फिर और चेकिंग करनी पड़ेगी कि जो gx हमने फंक्शन लिखा है उसका अभी हमने तो ये चेक कर लिया कि कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो एक रूट तो आ गया करेक्टेड। बट अगर ये चेक करना है कि एक ही है फाइनली, तो मुझे फाइनली ये चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली -1 से 0 में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग ही बोल सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव गए हो, तो -1 से 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है कि नहीं फाइनली, बात सुने। तो उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फर्दर चेक करना है तो। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन एंड नोट क्वेश्चन, 2007 का क्वेश्चन है जेई का, देख लो एक बारी। इट सेज लेट fx बी अ डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल 0 to ∞। fx एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है 0 से ∞ में, f1 1 है, f से x की वैल्यू जो 1 डालूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, x 1 है, 1 पे 1 है। अच्छा, अब क्वेश्चन एक लिमिट फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में फर्स्ट लुक में देखने में लग रहा है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिमिट्स कि लिमिट t टेंड्स टू x t स्क्वायर fx माइनस x स्क्वायर ft बाय t माइनस x इज इक्वल टू 1, और लिमिट निकालनी भी नहीं है। आप देखो, एक लिमिट की वैल्यू दे रखी है, लिमिट इज 1। आपको क्या ऑब्टेन करना है, उस लिमिट वाले फंक्शन में, जो लिमिट जिस फंक्शन की निकाल रहे हो उसमें एक fx इन्वॉल्व है, मतलब फंक्शन f रूल इन्वॉल्व है। आपको एक्चुअली वो फंक्शन निकालना है, वो फंक्शन ऑब्टेन करना है, और साइड में एक डोमेन दिया हुआ है फॉर ईच एक्स मोर देन 0। तो पहले मैं लिमिट कॉपी करता हूँ। लिमिट क्या दी हुई है, लिमिट t अप्रोचेस x t स्क्वायर इंटू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एफ टी अपॉन में है t माइनस एक्स, और लिमिट का आंसर दिया हुआ है 1। साइड में मैं जो बाउंड्री वैल्यू दी थी वो भी मेंशन कर लेता हूँ, f1 इज 1, ठीक है। और f का डोमेन भी मेंशन कर लेता हूँ, f का डोमेन था ओपन इंटरवल 0 to ∞। जो चीज़ें दी हुई थी वो मैंने एक साइड दोबारा मेंशन कर ली, तो ये सिनेरियो है। तो यार लिमिट का क्वेश्चन जब स्टार्ट करना होता है, कोई भी आपका x टेंडिंग टू 2 है, x टेंडिंग टू 5 है, तो आप पहले यही तो ऑब्जर्व करते हो कि उस लिमिट में x जहाँ पे x है उसको 5 डाल के देखते हो, मतलब पहले ये देखना चाहते हैं कि वो फॉर्म कौन सी है, अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, t और एक x, लेकिन जो अप्रोच कर रहा है वेरिएबल वो t है, तो मेरा लिमिट का जो वेरिएबल है वो t है, लिमिट के कॉन्टेक्स्ट में जो वेरिएबल है वो t है, और जिसको वो अप्रोच कर रहा है t, लेट्स अगर यहाँ पे x की जगह 2 लिखा होता तो आप कहते हैं ना कि t की वैल्यू 2 डाल दो, या t मतलब t इज नियर बाई 2, तो नंबर लाइन पे 0 से इन्फिनिटी के डोमेन में कहीं पे x है, और t धीरे धीरे x की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब t x की वैल्यू ले रहा है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, t इज अप्रोचिंग टू x पहले। तो करंटली x को हम कांस्टेंट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, t इज अप्रोचिंग टू x, ठीक है। तो जहाँ पे t है इस लिमिट के एक्सप्रेशन में वहाँ पे t को पहले x डाल के देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब आप x डालोगे तो यू विल रियलाइज, तो ये ऐसे बन जाएगा x स्क्वायर एफ एक्स
टी की जगह एक्स डाला मैंने, एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर पहले से था एफ ऑफ एक्स, टी की जगह एक्स डाल दिया और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये टी मैंने एक्स से टेंड करा दिया टाइप्स पहले। तो क्या मैं कह दूँ न्यूमरेटर विल टेंड टू जीरो, मैं टेंड टू क्यों कह रहा हूँ, आप कहोगे जीरो हो रहा है, काट दोगे तो जीरो ही हो जाएगा। एक्चुअली में टी एक्स को अप्रोच कर रहा है, टी इज नॉट एक्स, तो टी अगर एक्स को अप्रोच करेगा तो जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में आएगा जो जीरो हो रहा है वो जीरो होगा नहीं, एग्जैक्टली जीरो को टेंड करेगा। सिमिलर मैनर डिनोमिनेटर विल टेंड टू जीरो, यस और नो। तो हेंस वी कैन क्लेम कि जो लिमिट दी हुई है या जो लिमिट का क्वेश्चन चल रहा है यहाँ पे, वो लिमिट 0/0 फॉर्म में, इट इज इन 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म में, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास दो अप्रोच रहती है, या तो आप बेसिक रूल से जाओ, मतलब लिमिट्स के जो रूल्स हैं, या फिर आपके पास एक स्टैंडर्ड रूल है दैट इज कॉल्ड एल'होपिटल रूल, l'Hopital रूल, एलएच रूल, शॉर्ट में एलएच रूल। तो अब लिमिट्स के कॉन्सेप्ट से जाना है तो थोड़ा सा और करना पड़ेगा कि इसमें टी स्क्वायर एफ टी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो न्यूमरेटर में। मतलब अगर आप ऐसे देखो लिमिट टी अप्रोचेज एक्स, इसमें ऐसे लिख लिया टी स्क्वायर एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ टी, लेट्स से मैंने इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेट्स से टी स्क्वायर एफ टी और टी स्क्वायर एफ टी सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय टी माइनस एक्स। ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि क्यों कर रहा हूँ ऐड सब्ट्रैक्ट, मतलब थोड़ा अभी क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैंने टी स्क्वायर एफ टी ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो अब टी स्क्वायर एफ एक्स और टी स्क्वायर एफ टी को मैं क्लब करने वाला हूँ, टी स्क्वायर कॉमन लेके, तो अंदर बच जाएगा एफ एक्स माइनस एफ टी अपॉन टी माइनस एक्स, और इन दोनों को क्लब करने वाला हूँ, इन दोनों को क्लब करने वाला हूँ। तो जब आपने टी स्क्वायर कॉमन लेके अलॉन्ग विद लेट्स से माइनस टी स्क्वायर कॉमन लिया पर्टिकुलरली, तो माइनस टी स्क्वायर अंदर बच जाएगा एफ टी माइनस एफ एक्स, और बची हुई दो टर्म में मैंने कॉमन लिया लेट्स से एफ टी, और अंदर बच गया आपका टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे टी माइनस एक्स था उसको दोनों टर्म्स के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और अब आपने लिमिट निकाली एज टी टेंड्स टू एक्स, एज टी टेंड्स टू एक्स। तो ये जो पहली टर्म है, अगर आप ये रियलाइज कर पा रहे हो, इसमें माइनस टी स्क्वायर में तो आप टी की जगह एक्स डाल सकते हो क्योंकि दैट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, माइनस एक्स स्क्वायर। और जो सेकंड फैक्टर है एफ टी माइनस एफ एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, दैट विल बिकम एफ डैश एक्स, दैट विल बिकम एफ डैश एक्स। रियलाइज हो रहा है, इट इज फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब अगर ऐसे सोचो कि आपने टी को एक्स प्लस एच डाल दिया, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब इस वाले पार्ट को इवेल्यूट करने के लिए सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट की, इसको तो बाहर ही कर दो टी को एक्स डाल के आप, तो मतलब ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। और लेट्स से आपने अगर टी को एक्स प्लस एच डाल दिया तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो यार ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं हो गया फंक्शन का, तो ये एक्चुअली में फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकाल रहा है किस फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का, तो इट बिकम्स एफ डैश एक्स। तो माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस, और जो दूसरी टर्म है उसमें एक टी माइनस एफ का फैक्टर कैंसिल कर सकता हूँ ऊपर नीचे से, क्योंकि अब टी एक्स को अप्रोच कर रहा है, टी माइनस एक्स जीरो तो नहीं होगा, इट विल टेंडिंग टू जीरो बट जीरो नहीं होगा, तो सेम क्वांटिटी है ऊपर नीचे तो कैंसिल कर सकते हो, तो टी प्लस एक्स। और अब अगर यहाँ पे टी को एक्स डाल दिया जाए तो इट विल बिकम 2x एफ एक्स। तो ये क्या बन गया फाइनली, इट फाइनली कम्स आउट टू बी माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x एफ एक्स। और ये किसकी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू है जो हमारी लिमिट क्वेश्चन में था, जो क्वेश्चन में लिमिट था, लिमिट t टेंड्स टू x वाला जो एक्सप्रेशन था उसकी ये वैल्यू आ गई। और ये क्वेश्चन में दे रखा है 1, शायद ये क्वेश्चन में दे रखा है 1। तो वी ऑब्टेन दिस रिलेशन, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन पे आप कहोगे कि भाई मतलब अगर लेट्स से तो अगर स्ट्राइक ना करता कि, तो फिर आपके पास बहुत हैंडी रूल है LH। मतलब अगर आप अल्टरनेट सॉल्यूशन की बात करें, अल्टरनेटली बात करें तो यूजिंग LH, तो l'Hopital रूल से अगर जाते हैं, l'Hopital रूल से जाते हैं तो जो फॉर्म चल रही थी, ये फॉर्म, वो अगले स्टेप में इसी फॉर्म पे पहुंच जाते हैं। आप देखो, मतलब अगर मैं ये चल रही थी ना, तो अगर इस पे
आपने ये रियलाइज कर लिया था कि ये 0/0 फॉर्म है, तो अपने LH लगाते हैं। तो LH में ऊपर नीचे डेरिवेटिव करना होता है, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? गलती से x मत कर देना, x यहाँ पे कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, नंबर लाइन पे x कहीं पे वैल्यू है और t धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है, t जो वेरिएबल है वो x की तरफ बढ़ रहा है फाइनली। तो डेरिवेटिव ऊपर नीचे t के रिस्पेक्ट में कर दो, डिफरेंशिएट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू t। तो डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो ऊपर नीचे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट t टेंड्स टू x, ऊपर का डेरिवेटिव कितना हो गया भाई? 2t fx, t स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, fx रखा माइनस x स्क्वायर रखा, जितने x है वो सब कांस्टेंट है, f डैश टी और नीचे कितना आ गया? 1, t का डेरिवेटिव 1, x का 0 फाइनली। और अब यहाँ पे आप जब t को x से रिप्लेस करोगे टू फाइंड द लिमिट यू गेट द सेम रिजल्ट कि वही आ गया देखो, मतलब 2x fx माइनस x स्क्वायर f डैश x, 2x fx माइनस x स्क्वायर f डैश x एंड दैट फाइनली सिंप्लीफाइज टू दिस ओनली। तो आप इस फॉर्म तक आ गए, माइनस x स्क्वायर f डैश x प्लस 2x fx इज इक्वल टू 1। और फॉर टाइम बिंग अगर मैं fx को कुछ नया डिपेंडेंट वेरिएबल ले लूँ, जो f रूल है, फंक्शन ऑफ x जो रूल है उसको लेट्स से y ले लिया, fx को थोड़ी देर के लिए y रिप्लेस कर दिया, तो क्या ये इक्वेशन ये नहीं बन गई? माइनस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। और अगर मैंने इसको लेट्स से दोनों साइड में माइनस x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो आई विल गेट dy बाई डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आ गया? तो यार अब फिर उसी फॉर्म पे पहुंच गए आप कि इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y है। तो बस लास्ट 2 स्टेप्स रह गए हैं, तो क्या करते हैं, इसका एक इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाल लेते हैं। पहला स्टेप, इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना आएगा? इंटीग्रेटिव फैक्टर आ जाएगा आपका e की पावर इंटीग्रल px कितना है? माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, तो इट कम्स आउट टू बी e टू द पावर माइनस 2 ln x, दैट विल बी x की पावर माइनस 2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस 2 था इसको पावर में ले गए यहाँ पे, ठीक है ना, वो माइनस 2 हो गया, ये हटा दिया यहाँ से, और ये x की पावर माइनस 2 e की पावर में नेचुरल लॉग का है, तो दैट सिंप्लीफाइज टू x की पावर माइनस 2 और 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब सॉल्यूशन पे आओ, सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सॉल्यूशन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल, राइट हैंड साइड वाला फंक्शन क्या था? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इट इज माइनस बार 1 बाई एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इट सिंप्लीफाइज टू माइनस x की पावर माइनस 4 का इंटीग्रल क्या होगा भाई? माइनस 4 प्लस 1 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट सिंप्लीफाइज टू माइनस 1 बाय, मतलब प्लस ही हो जाएगा ये 3x क्यूब। देखो ये आ रहा है, नीचे माइनस 3 था, वो माइनस मैंने जो फ्रंट में था वो कैंसिल कर दिया, 1 बाई 3x क्यूब प्लस c, और लेफ्ट साइड पे आ रहा है y बाय एक्स स्क्वायर। y था हमारा आई थिंक फंक्शन ऑफ x, तो ये फाइनली फंक्शन ऑफ x कितना आ गया? अगर x स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1 बाई 3x प्लस cx स्क्वायर, 1 बाई 3x प्लस cx स्क्वायर। और आई थिंक एक बाउंड्री वैल्यू दी हुई थी यार ओरिजिनल क्वेश्चन में कि f1 इज 1, तो ये fx आ गया जिसमें f1 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो अब x को 1 डाल दो, f1 को 1 डाल दो, यू गेट 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस c, दैट फाइनली सिंप्लीफाइज c टू 1 माइनस 1 बाई 3 दैट इज 2 बाई 3। तुम्हारा फाइनल फंक्शन ऑफ x कितना आ रहा है भाई? 1 बाई 3x प्लस 2 बाई 3 एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है। और आई थिंक इस वाले क्वेश्चन में इसने फंक्शन ही निकालना था, क्योंकि इस फंक्शन निकालने में ही आपने कई सारा टाइम लगाया, मतलब पहले लिमिट के क्वेश्चन को प्रोसीड किया LH रूल से या डायरेक्टली आपने लिमिट निकाली, लिमिट में जो फंक्शन ऑफ x आया था क्योंकि वो x को टेंड कर रहा था, वो फंक्शन ऑफ x आ गया इवेंचुअली, वो 1 की इक्वेट किया, लेकिन उसमें डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो गया, हेंस वी गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी लीनियर के तरीके से, तो इसलिए उसने अब इसकी फर्दर कोई प्रॉपर्टी नहीं पूछी हुई, मतलब नहीं तो इसको भी और जो एनालाइज करने को बोल देता, मतलब इसके रूट्स या इसको किसी के इक्वेट करके कुछ भी फाइनली, बट डायरेक्टली ये ऑप्शन ही पूछी है, तो 1 बाई 3x प्लस 2 बाई 3x स्क्वायर इज योर ऑप्शन ए। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ओके, नाउ सी दिस, इट इज फ्रॉम 2014 का क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ अब आप देखो इसमें एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है,
और आप रियलाइज कर लोगे जरा ध्यान से देखोगे तो, अगर ध्यान से देखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स है, एक फंक्शन ऑफ एक्स है, साथ में वाई मल्टीप्लाइड है, राइट साइड पे फंक्शन ऑफ एक्स है, तो लीनियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर। तो वाई एक फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो वाई जो फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स, उसको वो एफ एक्स से डिनोट करा रहा है, उसकी एक बाउंड्री वैल्यू दी हुई है कि एक्स को जीरो डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग जीरो आएगा वाई की वैल्यू, उससे सी आ जाएगा, तो फंक्शन एक पर्टिकुलर आ जाएगा। फिर वो फंक्शन खाली फंक्शन नहीं निकला रहा, उस फंक्शन को वो माइनस रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू में इंटीग्रेट भी करवा रहा है, मतलब तो लेंथ बना रखी है क्वेश्चन की, नो डाउट, बट क्वेश्चन है स्टेट, मतलब इसमें आपने कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है कि आपको इसमें थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व है। फाइनली स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते ही आपको दिख गया लीनियर है और आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे, मतलब। तो पहले मैं इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का एक डोमेन मेंशन है, वो साथ में मेंशन कर ही लेता हूँ, -1 से 1। तो पहला स्टेप लीनियर तो दिख ही गया, px भी दिख गया, ये आपका px हो गया, ये qx हो गया। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर पहला स्टेप, तो क्या होगा भाई, e की पावर इंटीग्रल में क्या आएगा, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx आएगा। अब मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका डेरिवेटिव 2x होता है, तो ऊपर 2x हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया। तो इट विल बी e टू द पावर हाफ। तो अब बोलो क्या होगा, डिनोमिनेटर को अगर मैं t डालूंगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी dt हो जाएगी, तो dt अपॉन t का इंटीग्रल log t होता है, तो इट हैज टू बी e की पावर हाफ नेचुरल लॉग, मतलब लॉग होगा लेकिन बेस e में होगा, लॉग नेचुरल लॉग ऑफ t। यहाँ पे कैच है, ये मैं मॉड t ही लिख रहा हूँ, मॉड t लिख रहा हूँ, मतलब एक्चुअली में इंटीग्रल जो होता है 1/t dt का, इट इज नॉट सिंपली log t, इट इज log mod t। log t जब बोल रहे हैं तो एज्यूम कर रहे हो कि t पॉजिटिव है, अदरवाइज इट हैज टू बी log of mod t, log of mod t। और अदर जैसे अगर हमारा डोमेन मेंशन नहीं होता तो हम नॉर्मल log t ही ले लेते हैं, मतलब अगर डोमेन मेंशन ना हो तो। लेकिन अब यहाँ पे देखो, उसने x का डोमेन मेंशन कर रखा है बच्चे, मतलब जो ये आ रहा है, ये आ रहा है e की पावर हाफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है ना। और x का डोमेन मेंशन है -1 से 1, x का डोमेन मेंशन है -1 से 1, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर 1 से कम होगा। अगर x -1 से 1 में है, अगर x -1 से 1 में है तो x स्क्वायर 1 से कम होगा, हेंस x स्क्वायर -1 नेगेटिव होगा, x स्क्वायर -1 नेगेटिव होगा। तो अगर x स्क्वायर -1 नेगेटिव है तो लॉग जो रिमूव होगा ना, वो पहले मॉड का यहाँ पे रूल है, मतलब मॉड x स्क्वायर -1 एक्चुअली में आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर लोगे, तो इट विल बी e की पावर हाफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, e की पावर में जो लॉग के अंदर फंक्शन है वो पॉजिटिव है। ये चीज तब नहीं करते जब आपको डोमेन मेंशन ही ना हो, मतलब तब आपके हम मान लेते हैं कि वो पॉजिटिव डोमेन में हम आगे कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं पहले। तो यहाँ पे डोमेन मेंशन था तो उसको रोल में ले रहे हैं, तो वो एक्स स्क्वायर -1 पे मॉड है, और लेकिन वो मॉड रिमूव करके मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर, अब ये जो हाफ है ये इसकी पावर में चला जाएगा, हेंस यू गेट इंटीग्रेटिव फैक्टर एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ। तो अगर आपने ये गलती से रियलाइज नहीं किया होता कि डोमेन मेंशन्ड है, तो आप एक चॉइस गलत चॉइस हो सकती थी कि आप इंटीग्रेटिव फैक्टर को स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 लिख दो, तो उससे हम बच गए। तो ये मेन नोट करने वाली बात थी यहाँ पे फाइनली, ठीक है ना। तो अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन था डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा y है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिव फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट साइड वाला फंक्शन। फिर से देखते हैं क्या था, राइट साइड पे ये था qx, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर से, तो x की पावर 4 प्लस 2x बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये राइट साइड पे फंक्शन था, इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन। तो बाय चांस ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया और ये आराम से इंटीग्रेट हो गया, दैट इज कमिंग आउट टू बी x की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और लेफ्ट से चल रहा है बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन जो y का आएगा वो fx है, मतलब आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गया y एज ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x हो गया y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये fx हो गया, ये fx हो गया। और कह रहा है कि x की वैल्यू जब 0 डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग f0 0 आएगा, मतलब y भी 0 आएगा। तो जरा देखो f0 0 पे y 0 हो रहा है, राइट साइड पे आई थिंक c बच रहा है, आप ध्यान से देखो c बच रहा है, तो एक्चुअली दैट इंप्लाइज c 0, यू गेट
एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ मतलब x आ गया आपका y एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/5 x की पावर 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1। ये हमारा फाइनल फंक्शन ऑफ x आ गया ओवर द डोमेन -1 to 1। अब खाली ये नहीं निकालना था, वो कह रहा है इस फंक्शन को जो हमारा fx निकला है इसको इंटीग्रेट करो बिटवीन -√3/2 से √3/2, और जो हमारा ओरिजिनल डोमेन है उसका भी सबसेट है वो इंटरवल -√3/2 से √3/2। तो हमें इंटीग्रेट करना है -√3/2 से √3/2 में किसको भाई, 1/5 x की पावर 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब क्योंकि दो टर्म्स है एडिड है, मतलब पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म, और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो इंटीग्रेट दोनों को टर्म्स का अलग अलग कर सकते हो। तो उस स्टेप के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू 1/5 इंटीग्रल -√3/2 से √3/2, एक आ जाएगा x की पावर 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और एक हो जाएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये सुनो ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसमें दोनों में जो लिमिट है वो सेम है -√3/2 से √3/2। अब जो पहला इंटीग्रल है आपका, जो पहला इंटीग्रल है, ध्यान से देखो वो -a से a में जो फंक्शन इन्वॉल्व है वो ऑड है कि नहीं। मतलब आप -a से a में पहले यही तो देखना होता है कि ऑड है कि इवन है, कि x को -x जब डालोगे तो इट विल बी एन ऑड फंक्शन, x को -x डालने पे इसका नेगेटिव फंक्शन आ जाएगा, तो हेंस इसका इंटीग्रल तो 0 हो गया, मतलब पहला I1 जो इंटीग्रल है वो तो 0 हो गया। अब रहेगी कैलकुलेशन I2 की, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -√3/2 से √3/2 -√3/2 से √3/2, और अब जो दूसरा फंक्शन है वो इवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इट्स एन इवन फंक्शन ऑफ x। तो क्या मैं इवन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 to √3/2 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो डेफिनेट अभी हमने पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग इट विल बी डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to √3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx फाइनली। ठीक है ना। अब क्या करूं, अब दो चॉइसेस हैं, या तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की टर्म में एक्सप्रेस करके फॉर्मूलेस पे चले जाओ, या कोई सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो एक सब्स्टिट्यूशन भी दिख रही है, आप ध्यान से देखो, दिख रही है, x को sin थीटा डाल देते हैं। तो अगर मैं x को sin थीटा से रिप्लेस कर दूंगा तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आ जाएगा और अच्छा सा आ जाएगा, सिंपल सा। तो अगर x को sin थीटा डाल दें तो डेरिवेटिव किससे रिप्लेस होगा, डेरिवेटिव रिप्लेस होगा cos थीटा d थीटा से। तो इंटीग्रेंट क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर की जगह तो आ गया sin स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय में आ गया आपका √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज cos थीटा। आना मॉड है, लेकिन लिमिट्स आपकी सेट हो चुकी हैं 0 से π/3, इज इट, कि अगर x 0 होगा तो थीटा 0 होगा, अगर लोअर लिमिट x की 0 थी तो थीटा की लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, और x की अगर अपर लिमिट √3/2 है तो कॉरस्पॉन्डिंग थीटा हो जाएगा π/3 sin 60, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लेते हैं तो 0, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच वाले, तो 0 से π/3, तो 0 से π/3 में थीटा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मॉड cos थीटा की जरूरत नहीं है, cos थीटा जाएगा नीचे और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा d थीटा, cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, और अब आपका ये इंटीग्रल बन जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा को फंक्शन को लिख सकते हो 1 माइनस cos 2 थीटा, 0 से π/3, जो 2 था ना बाहर उसको भी अंदर ले गया, 2 sin स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस cos 2 थीटा लिख लिया। तो बस अब इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रल क्या आ गया, थीटा माइनस sin 2 थीटा बाई 2 विद इन लिमिट 0 to π/3। तो आंसर आ जाएगा आपका π/3 माइनस sin 2 π/3 का हाफ, और sin 2 π/3 की वैल्यू भी डाल दो भाई, π/3 माइनस हाफ, sin 2 π/3 को पाई माइनस π/3 करके sin π/3 होता है, तो sin 60 डिग्री √3/2 ओनली, इट इज √3/2। तो फाइनल आंसर आ रहा है π/3 माइनस √3/4, π/3 माइनस √3/4 कोई ऑप्शन है हमारी, π/3 माइनस √3/4 इज योर ऑप्शन बी। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन, मतलब ठीक है, इतना तो कराए गए एडवांस में, मतलब पहले उसने एक डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, उसके बाद वो सॉल्व किया आपने, सॉल्व करके एक फंक्शन ऑफ x आ गया विद अ बाउंड्री वैल्यू, तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को वो इंटीग्रेट कर रहा है, उसमें भी बाय चांस जो फंक्शन आ रहा है आपका वो एक ऑड आ रहा है, एक इवन आ रहा है, एक ऑड वाला 0 हो जाएगा, इवन वाला लिमिट्स को हाफ कर देंगे हम, 0 से a कर देंगे और डबल कर देंगे, और उसके बाद वो एक सिंपल सा इंटीग्रेबल फंक्शन है फाइनली।
नाउ दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली, ओके 2019 लास्ट ईयर का एडवांस के पेपर में क्वेश्चन था, मोस्ट प्रॉब्ली मल्टी करेक्ट रहा होगा, मतलब वो तो लुक से ही पता चल रहा है कि मल्टी करेक्ट रहा होगा। तो अब करते हैं इसको, इसमें क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई नहीं सॉरी प्लस वाई इंटू 10x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर 10x। x का डोमेन मेंशनड है -π/2 से π/2। तो आप रियलाइज कर रहे हो -π/2 कौन सा टर्म होता है, मतलब अगर ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन है, तो -π/2 u -π/2 से π/2। तो ये कौन सा टर्म हो गया आपका, -π/2 से 0 तक फोर्थ क्वाड्रेंट और 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो एंगल जो है वो फोर्थ या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्सक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, π/2 और -π/2 नहीं है, जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है ना। वो तो आपको रियलाइज हो रहा है कि क्यों हो रहा होगा, क्यों मतलब x का डोमेन ये दिया होगा, क्योंकि पता है कि -π/2 और π/2 पे tan नॉट डिफाइन होता है, इन बिटवीन डिफाइंड होता है, मतलब एक प्रिंसिपल ब्रांच ले ली है 10x की डोमेन की, 10x के डोमेन की। तो क्या ये दिख रहा है कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो स्टेप उस पहले स्टेप पे जाते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इट विल बी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ px दैट इज 10x dx। तो इट कम्स आउट टू बी e टू द पावर ln ऑफ secant x। और अगेन मॉड लगाएंगे, मॉड secant x। secant x में जो x का डोमेन है वो है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको लर्न है फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों में secant x पॉजिटिव होता है, cos x पॉजिटिव होता है एंड secant x पॉजिटिव होता है। तो इट सिंपलीफाइज टू जस्ट secant x बिकॉज secant x इज पॉजिटिव इन -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। यस, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या आ गया भाई, सॉल्यूशन आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, योर y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड फंक्शन इनटू इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो राइट हैंड फंक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर 10x इंटू secant x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड के फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कोई ओके तो इससे ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल 2x इंटू secant x dx प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू secant x इंटू 10x dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर इंटू secant x 10x पे अगर मैं बाय पार्ट्स लगाना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर को फर्स्ट लेना ठीक रहेगा और secant x 10x को आपको सेकंड ले लेना चाहिए। आइलेट रूल के अकॉर्डिंग भी यही आ रहा है, और वैसे भी दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को अगले स्टेप में अगर मैं इंटीग्रेट करने बैठूंगा तो उसका पावर बढ़ेगी, डेरिवेटिव करूँगा तो पावर कम हो जाएगी पहले, और जो सेकंड है उसका इंटीग्रल भी पता ही है आपको। तो मैं सेकंड टर्म को पहले इंटीग्रेट करता हूँ। मैंने पहले एक्स स्क्वायर रखा, व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ secant x 10x, तो इट इज सिंपली secant x माइनस इंटीग्रल, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, दैट कम्स आउट टू बी 2 से 2x, और जो सेकंड का इंटीग्रल आपने फर्स्ट टर्म में लिखा था वो यहाँ पे लिखना होता है बस, secant x dx। ध्यान से देखो, ये जो माइनस में इंटीग्रल 2x secant x आया, ये कैंसिल आउट हो गया जो पहली टर्म थी, मुझे इसको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, तो आराम से इंटीग्रेट हो गया, आ गया एक्स स्क्वायर इंटू secant x प्लस सी, और लेफ्ट में चल रहा है y इंटू secant x। तो एज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन अगर लिखना चाह रहे हो तो y किसके इक्वल हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस सी कॉस एक्स। ये सुनो, secant x से डिवाइड किया, एक secant x कैंसिल हो गया, c बाय cos x, c बाय secant x आया तो c बाय secant x को लिख सकते हो c cos x। तो अगेन एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ गया, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस c cos x। एक बाउंड्री वैल्यू दी हुई थी शायद, y0 इज 1, तो मतलब y0 इज 1 का मतलब क्या हुआ, x को जब 0 डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की 1 आएगी, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c इंटू cos 0, cos 0 1 होता c, तो c1 आ गया, c1 आ गया, तो y का फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस cos x, ये फंक्शन आ गया। अब बस ऑप्शंस वेरीफाई करनी है फॉर दिस फंक्शन। तो आंसर आपका आ रहा है, मतलब इस स्टेप में आंसर यहाँ लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस cos x आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर आया, ठीक है ना। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक एक करके ऑप्शन वेरीफाई करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन तो अभी भी है, तो पहले π/4 पे कर लेते हैं। इनफैक्ट हमें चेक ही करना पड़ेगा एक एक करके। व्हाट इज y एट π/4, y एट π/4 विल बी π² 16 प्लस 1/√2। सिमिलरली y एट -π/4, अगर इनफैक्ट आप ये रियलाइज करो कि
कि फंक्शन जो आया है हमारा ऑब्टेन जो है वो इवन फंक्शन है, इट इज क्लियरली एन इवन फंक्शन। रियलाइजेशन हो रहा है, x को माइनस एक्स डालो, x स्क्वायर ही रहेगा, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो इट्स एन इवन फंक्शन। तो y पाई बाय 4 की वैल्यू और y माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू सेम आने वाली है, दिस विल बी सेम एज y माइनस पाई बाय 4 एज वेल, ठीक है ना। तो क्या मैं कह दूँ, ऑप्शन सी तो रिजेक्ट हो गई, ऑप्शन सी तो नहीं हो सकती। रीजन बीइंग कि y एट पाई बाय 4 y माइनस पाई बाय 4 दोनों सेम आ रहे हैं, जो वैल्यू आ रही है उसका डबल होना चाहिए था, तो पाई स्क्वायर बाय 8 प्लस √2 आएगा, वो तो नहीं दी हुई, ठीक है। सिमिलरली आपकी बी ऑप्शन भी रिजेक्ट होती दिख रही है कि y पाई बाय 4 और y माइनस पाई बाय 4 का डिफरेंस 0 आ जाएगा फाइनली, तो वो भी नहीं हो रहा। तो अब डेरिवेटिव पे जाओ, तो डेरिवेटिव आपका आएगा y डैश आ रहा है आपका 2x माइनस साइन एक्स, 2x माइनस साइन एक्स, ये आ रहा है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्लियरली एक ऑड फंक्शन है, आप रियलाइज करो डेरिवेटिव एक ऑड फंक्शन है, यस। तो y डैश एट पाई बाय 4 कितना आ रहा है, y डैश एट पाई बाय 4 आ रहा है 2 इंटू पाई बाय 4 पाई बाय 2 माइनस 1 बाय √2। तो y डैश पाई बाय 4 माइनस y डैश माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा पाई माइनस √2, यस बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, देख लो आप चाहे। और y डैश पाई बाय 4 में अगर y डैश माइनस पाई बाय 4 सिमिलरली ऐड करोगे तो माइनस 12 आ जाएगा और वो आपका कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 पे आएगा आपका इसी वैल्यू का नेगेटिव, और उनको ऐड करोगे तो तो 0, तो ये भी नहीं आ रहा है, इनफैक्ट मल्टी करेक्ट नहीं है, सिंगल ही है, तो इट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब आया भी मेंस में है, मतलब इट इज़ नॉट फ्रॉम एडवांस, इट इज़ फ्रॉम मेंस, 2018 का मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ, कि जिसमें इक्वेशन जो दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी हुई है वो तो लीनियर दी हुई है, बट बाउंड्री वैल्यू जो दी हुई है ना, मतलब फंक्शन वैल्यू एट 0, वो भी चलो ठीक है, लेकिन जो एफ एक्स फाइनली दिया हुआ है वो पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, मतलब वो इतना स्ट्रेट नहीं है। तो अगर आप सोल्यूशन पार्ट पे जाओ तो dy by dx plus 2y equals function of x, where fx is given to be 1 whenever x lies in closed interval 0 to 1 and 0 otherwise। तो और फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x में y जब 0 डालोगे तो x की वैल्यू जब 0 डालोगे कॉरस्पॉन्डिंग y 0 आएगा। हमें ऑब्टेन करना है y एट 3/2, y वैल्यू एट 3/2। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो आपने पहला स्टेप तो लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू द पावर इंटीग्रल 2dx, आपका p कितना है, px कितना है 2d है, तो इट इज सिंपली e की पावर 2x, e की पावर 2x। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे, तो सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, अच्छा सॉल्यूशन पार्ट पे सीधा जंप करने के बजाय, मतलब क्योंकि सॉल्यूशन में फिर वो c जो आएगा आप c अभी डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे फाइनली, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन पार्ट पे जंप करने के बजाय हम क्या करते हैं, जो प्रोसीजर था ना उससे जाते हैं, पहले इसको e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दो, इसको e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट e की पावर 2x dy by dx प्लस 2y e की पावर 2x इज इक्वल टू fx इंटू e की पावर 2x। ये आ गया, ये तो कोई स्टेप ही नहीं है, इंटीग्रेट, ये मैंने प्रूफ में दिखाया था, तो e की पावर 2x से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को। इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई, उसको डेरिवेटिव सीधा लिख सकते हो, इट इज डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ y इंटू e की पावर 2x। एक बार देखो प्रोडक्ट टूल से यही आ रहा है, e की पावर 2x रखा, y का डेरिवेटिव किया dy by dx, फिर y रखा, e की पावर 2x का डेरिवेटिव किया, दैट विल बी e की पावर 2x इंटू 2, तो वो आ रहा है। और राइट साइड पे आ गया आपका fx इंटू e की पावर 2x, यस। लेट्स से dx को मैंने क्रॉस करके इधर ले आया, और लेट्स से x की लिमिट जो इंटीग्रेट करना है वो विद इन लिमिट कर दिया, x की लिमिट मैं ले रहा हूँ पर्टिकुलरली 0 से 3/2, सेम हियर 0 से 3/2, ये x की लिमिट है, ठीक। तो अच्छा अब बेनिफिट क्या हुआ, मतलब बेनिफिट ये होगा कि 0 पे वैल्यू दे रखी थी, 3/2 पे निकालनी थी, और fx की पीस वाइज डेफिनेशन दी हुई थी मेरे को, fx की पीस वाइज डेफिनेशन दी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड तो चलो हो गया, फंक्शन ऑफ x क्या आ गया आपका y इंटू e की पावर 2x विद इन लिमिट 0 to 3/2, और राइट हैंड साइड पे आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 0 to 1 fx इंटू e की पावर 2x प्लस 1 से 3/2 fx इंटू e की पावर 2x,
और ये क्यों किया ये समझ में आ रहा होगा कि एफ एक्स की जो डेफिनेशन है पीस वाइज डेफिनेशन, एफ एक्स की जो पीस वाइज डेफिनेशन है जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 0 से 1 में अलग है और अदरवाइज 0 है, मतलब 0 से 1 में वो 1 है, दो मतलब पीस वाइज में 0 से 1 का इंटरवल में एफ एक्स अलग डिफाइंड है और बाकी सारे डोमेन में अलग डिफाइंड है। तो इस वजह से मैंने 0 से 3/2 जो मैंने इंटीग्रेट किया है नंबर लाइन पे 0 से 3/2 तक इंटीग्रेट करो, तो मैंने 0 से 1 की स्प्लिटिंग कर दी, 0 से 1 तक अलग ले लिया और 1 से 3/2 में अलग कर दिया। तो अब राइट साइड पे देखो 0 से 1 में एफ एक्स की डेफिनेशन थी 1, तो रह जाएगा 0 से 1 जस्ट 1 इंटू ई की पावर 2x dx, और 1 से 3/2 में 1 से 3/2 में अंदर फंक्शन रह जाएगा 0 इंटू ई की पावर 2x dx। इज इट क्लियर कि एफ एक्स की जगह हमने 0 डाल दिया। तो राइट साइड पे जो पहली टर्म है वो इंटीग्रेट होकर क्या आ गई ई की पावर 2x/2 विद इन लिमिट 0 to 1, और सेकंड टर्म तो 0 ही आ गई। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 0 दैट इज 1/2। अच्छा लेफ्ट साइड पे भी लिमिट्स इन्वॉल्व है, तो एक आ जाएगा y की वैल्यू एट 3/2 इंटू ई की पावर 3/2 इंटू 2 3 माइनस y की वैल्यू एट 0 इंटू ई की पावर 0 दैट इज 1। y0 आई थिंक दिया हुआ था क्वेश्चन में 0, तो y0 बीइंग 0 तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, तो यू गेट y की पावर y ऑफ 3/2 इंटू ई क्यूब इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1/2, हेंस यू गेट function value y at 3/2 will be e square minus 1/2 e cube। क्लियर है? तो that gives you option A। option A is correct। okay 2018 again 2018 it says y equal to yx be a solution of the differential equation sin x into dy by dx plus y into cos x is equal to 4x where x का डोमेन मेंशन है 0 से पाई। ठीक है, तो अगेन एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर से sin x से डिवाइड कर देते हैं, dy by dx किसके इक्वल हो जाएगा y into cos x by sin x और सिंपली से cot x is equal to 4x by sin x। तो px फंक्शन क्या हो गया भाई, px ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा qx। इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या हो गया e टू द पावर इंटीग्रल cos x by sin x dx, e टू द पावर इंटीग्रल cos x by sin x। sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो sin x को टी डालोगे तो ऊपर dt हो जाएगा, तो dt by d का इंटीग्रल log t होता है, तो e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ sin x। मॉड लगाने की जरूरत है नहीं है, x का डोमेन दिया हुआ है 0 से पाई, 0 से पाई तक फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है, तो यू कैन से इट इज सिंपली sin x ओनली। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पार्ट पे। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू राइट हैंड वाला फंक्शन इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर, राइट हैंड पे है 4x अपॉन sin x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज अगेन sin x dx प्लस कांस्टेंट रिवीजन sin x कैंसिल हो गया। 4x का इंटीग्रल हमें पता है, तो इट इज 4x² दैट इज 2x² प्लस c, 4x² दैट इज 2x² प्लस c। तो ये लेफ्ट साइड पे चल रहा है y इंटू साइन एक्स। बाउंड्री वैल्यू दी हुई थी, कोई बाउंड्री वैल्यू दी हुई थी, y π/2 0 है, तो y एट π/2 विल बी 0। तो x को जब π/2 डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y 0 आएगा, तो लेफ्ट साइड पे तो 0 आ जाएगा और राइट साइड पे आपका आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे 0 आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा 2 इंटू π²/4 प्लस c, तो दैट गिव्स यू c एज माइनस π²/2। फाइनली y एज अ फंक्शन ऑफ x क्या आ गया, इट इज 2x² माइनस π²/2 डिवाइडेड बाय sin x। आ गया ना, और हमें वैल्यू किस पे निकालनी थी, आई थिंक वैल्यू निकालनी थी हमें y एट π/6, वैल्यू निकालनी थी y एट π/6। तो π/6 पे निकालोगे तो इट विल बी 2 टाइम π²/36 माइनस π²/2 डिवाइडेड बाय sin π/6 दैट इज हाफ। तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 ऊपर जाएगा तो 4 इंटू π² दैट इज π²/9 माइनस π², ये आएगा ना भाई 4 टाइम्स 36 एंड माइनस π², बिल्कुल ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 8 π²/9। एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस 9/9 हो जाएगा आपका माइनस 8/9 π²। देखो कोई ऑप्शन है माइनस 8/9 π², माइनस 8/9 π² इज योर ऑप्शन डी। तो आई होप आपको लीनियर की अच्छी प्रैक्टिस होगी
और इस पे फर्दर जो हमारी रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म थी और आगे के क्वेश्चंस और कुछ और एग्जैक्ट फॉर्म हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।